बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मीनुल्लाह साहब ने नैब तरमीम केस की बराह रास्त नशरियात की दरख्वास्त मुस्तरद करने से मुतल्लिक इख्तलाफी नोट जारी कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब को फौरी माफ़ी की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है और दूसरी जानिब फैसल वाडा साहब को गैर मशरूत माफ़ी मांगने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से कहा गया है कि आवाम नफरत की सियासत से मायूस हो चुकी है और सियासतदानों को चाहिए कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से नजर हटाकर आवाम की तरफ तवज्जो दें। कह रहे हैं तो दें, अब उनकी आवाज़ सुन के तवज्जो दें, मैं यही कह सकता हूँ। और इस पर क्या तबसरा किया जाए। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो आज मुकदमात की आपने जिक्र किया उनके, और फैसला आया अतर मीनुल्लाह साहब का और फैसल वाडा साहब और जो मुस्तफ़ा कमाल साहब की पेश हुई, उसका भी हमने सारा दिन अहवाल सुन लिया। और जो इख्तलाफी नोट आया, जो बरह रास्त समात नहीं हुई, ये नशर नहीं हुई समात, उसके हवाले से अतर मीनुल्लाह साहब का जो इख्तलाफी नोट आया उसमें उन्होंने जो है वो खान साहब की काफ़ी तारीफ़ भी की है। उन्होंने कहा वो आम मुजरिम कैदी नहीं है बल्कि लाखों सपोर्टर्स हैं उनके, और जो है वो भुट्टो साहब से भी तशबीह दी। इसमें जो यहाँ जो इशू है इस वक्त वो ये है कि ये जो अरेंजमेंट है, ये सेटअप है, ये जो मैंने उस दिन कहा था ना कि जैसे वो मकनातीस सकिन हो जाते हैं, ये सकिन हो चुका है तहरीक इंसाफ के अंदर। सकिन होने के बाद कंज्यूम भी हो चुका है, मतलब ये कुछ भी अब नहीं आगे मामला चलता जब तक वो तहरीक इंसाफ का जिक्र खैर ना आए। और उसमें जो है वो कुछ इस तरह से मामला है कि वो चाहे अदालत हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो कोई टीवी टॉक शो हो, चाहे कोई, तो वो उनके जिक्र के या कोई कहीं पर कोई बहस हो, इवन जो महफिल हैं, सियासी महफिलें, बाकी सारा, उसमें भी गवर्नेंस से और जो हकीकी इश्यूज़ हैं इस मुल्क के, और वो हैं बहुत बड़े, तो उस वो कहीं पर भी ज़ेर बहस नहीं है इस वक्त। ये जो एलीट तबका है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और ये बजट के बाद तो मुझे बल्कि शायद बजट से पहले ही जो मिडिल क्लास तो बड़ी हद तक तहलील हो रही है, और या तो अमीर से अमीर तर और गरीब से। अब बजट के बाद ये देखना है कि ये कशीदगी कम होती है, ज़्यादा होती है, क्या सूरत हाल डेवलप होती है। लेकिन इस हवाले से कल का दिन जो है वो भी अहम है, क्योंकि कल जो है वो नैब तरमीम की फिर समात है, और वो उसमें गालिबन नहीं बल्कि यकीनन वो बराह रास्त नशर नहीं होगी, और उसमें जो बानी चेयरमैन है वो उसमें जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होंगे। मुझे नहीं पता कि वो ख़ुद दलाइल देंगे, क्योंकि पिछली बार ये हुआ था गालिबन के फाइज़ा साहब ने ये बात की थी कि आप मुशावरत करना चाहते हैं किसी से, तो उन्होंने कहा था कि मैं उसमें चाहूँगा कि ख्वाजा हारिस साहब से या 1-2 वकला से बात कर लूँ। तो अब कल वो ख़ुद दलाइल देते हैं या इसमें उनके जो ख्वाजा हारिस साहब दलाइल देते हैं अदालत में, किस तरह से होता है ये कल हम देखेंगे। लेकिन यकीनन वो बराह रास्त नशर नहीं होगी उसकी नैब तरमीम की कार्रवाई। बाकी जो है वो रोज़मर्रा के मामलात हैं, उसमें तो कोई ऐसा, जब इंतज़ार ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब गए हैं चाइना, तो चाइना से क्या उनके साथ मामलात आके CPEC के हवाले से रोल ओवर जो होने हैं मुख्तलिफ कर्जे, वो उसके हवाले से, और फिर उसके बाद जो IPPs का इशू है, ये बड़े लॉन्ग टर्म इश्यूज़ हैं। ये जो है ना, ये मतलब है कि हम आज इसको हल कर भी लेंगे तो फिर हमने कल 6 महीने बाद, साल बाद, ये एक मईशत जो है ये एक बहुत बड़ा इशू लेके सामने खड़ी हुई है, जिससे हमने मतलब है कि वो कहते हैं ना कि कारपेट के नीचे फेंक के हम इसे जान नहीं छुड़ा सकते, हमें जल्द से जल्द इससे निकलना होगा। और मुल्क ऐसा नहीं कि नहीं निकल रहे, मुल्क इससे निकल रहे हैं तेज़ी के साथ, जैसे तैसे करके मुल्क निकल रहे हैं। जिन मुल्कों ने मईशत को अपना इशू बनाया हुआ है, कई मुल्क ऐसे हैं देखें जिनको पता है कि आने वाले चंद सालों में या अभी से वो ऑयल के ऊपर दारोमदार कम हो रहा है, तो वो उसके मुतबादिल फिर टेक्नोलॉजी में और बाकी इशू ज़राअत पे और अंदाज से वो अपने आप को
आगे लेके जा रहे हैं दुनिया में। तो ये जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि उस तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि हम भी सिर्फ ये देख रहे हैं कि सिस्टम असल में जो है ना, ये वो मराहिल हैं जिसमें सिस्टम एक फंसा हुआ है, मतलब गिर रहा है, खड़ा है, दाएं बाएं। तो इसलिए दरमियान में रोज़मर्रा की कमेंट्री तो मैं कह नहीं सकता। मैं तो सिर्फ एक जुमला कह के काफ़ी दिन पहले अलग हो चुका हूँ। सिस्टम ये चल नहीं पाएगा, ये गिरेगा, जब जाएगा तो जाता हुआ नज़र आएगा। फिर जुमला दोहरा देता हूँ, लोग एक दूसरे से पूछ रहे होंगे कि भाई हो क्या रहा है, तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसी सूरत हाल है इस वक्त। लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, और जो सबसे ज़्यादा बाखबर लोग हैं वो कह रहे हैं हमें नहीं पता, हमारा ख्याल ऐसे हो रहा है। कह रहे हैं नहीं, हमारा ख्याल ऐसे हो रहा है। कोई कह रहा है कि जमहूरियत को ख़तरा है, कोई हुकूमत को ख़तरा है, क्या कह रहे हैं सिस्टम को ख़तरा है, मतलब ये बहस चल रही है। तो देखें, ये इस तरह होता है इस तरह की सूरत हाल में। अब इशू ये है कि बुनियादी मसाइल वही कि जी हमारी जो सिक्योरिटी इश्यूज कांस्टेंट फैक्टर है, और साथ मईशत जो कि सिर्फ बजट ओरिएंटेड तो एक तो होगी ना फौरी तौर पे कि उसमें क्या कोई अच्छी खबर की हम तवक्को रख सकते हैं। तो वो बजट तो IMF ने एक उसका पूरा थमा दी है बना बनू के कि भाई ये आपने अनाउंस करना है, और इसके बाद ये अनाउंस अब करके इम्प्लीमेंट करा के इसको पार्लियामेंट से पास करवा लेंगे तो फिर हमारे पास आइएगा, और फिर आगे कैसे मामला चलने हैं लॉन्ग टर्म लोन के, उसके बाद बात कीजिएगा। तो इसलिए यहाँ बजट का कोई प्रॉब्लम है नहीं कि बजट क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, कब बनेगा। बजट उन्होंने बना के आपके हाथ में दे दिया, ये टैक्स लगेंगे, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। उसमें अगर चाइना से हमारे ये कुछ हो जाता है, IPPs की जो पेमेंट है, तो उसमें शायद कोई हमें कोई बेहतरी नज़र आए बिजली के यूनिट बिल वगैरह में, लेकिन बाकी तो वो दे गए सारा। अब दूसरे जो है वो सोशल अनरेस्ट, और आप देखें कि वो रोज़ वाक़यात, मैं वही बात कहता हूँ कि आपको रोज़ वाक़यात नज़र आते हैं। कोई मोबाइल छीनते हुए गोली मार दी, कोई ये छोटे छोटे जराइम जो है ना, ये सोशल अनरेस्ट को ज़ाहिर करते हैं माशरे में। तो सोशल अनरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आपको शहरों में भी, गांव की तो खैर खबर ही नहीं आती। जैसे मैंने परसों कहा था कि वो मज़दूर बेचारे जो हैं वो बलूचिस्तान के अंदर उनकी डेथ हो गई कान में, तो पता ही नहीं। वो मतलब है कि वहाँ असल में उसकी वजह ये कि वो जो शख्सियात वहाँ पे मौजूद होती हैं गांव में, वो अपने ख़िलाफ़ कोई ख़बर नहीं बनने देते, वो मीडिया को जाने नहीं देते वहाँ पे, ठीक है, ना मेन स्ट्रीम मीडिया को ना सोशल मीडिया को। तो उसके नतीजे में ख़बर ही नहीं आती कि जी वो क्या बना, क्या वजूहात थी, कैसे था, और ना उसमें कोई हमारे सामने आता है कि क्या उनको कोई रकम भी अदा की जाती है मज़दूरों को, क्या इंश्योरेंस होती है, ये भी हमें नहीं पता चलता। तो अब उसमें इशू ये है कि ये सारा सोशल अनरेस्ट और मईशत और ये सब इंटरलिंक्ड है आपस में, दहशतगर्दी ये सब इंटरलिंक्ड है, क्योंकि माशी दहशतगर्दी भी तो एक चीज़ है ना। तो देखते हैं इससे कैसे निकलते हैं। लेकिन जो खित्ते के वाक़यात हैं वो बड़े तेज़ी के साथ पाकिस्तान पे असरअंदाज हो रहे हैं और होते रहेंगे तावक्त ये कि हम अपने इशूज़ को खुद ख़त्म नहीं करते। बाहर से आके तो किसी ने ख़त्म नहीं करना, हमने खुद ही ख़त्म करना है। अच्छा, अब हम भी कहते रहे उसकी साजिश है, उसकी साजिश है, तो ये भी एक अब अहमकाना सी बात लगती है, क्योंकि खुद हमारे अपने ऐसे इतने बड़े इशूज़ हैं कि उसको हमने खुद ही रिजॉल्व करना। मईशत जो है वो कोई, लेकिन वैसे आप इकोनॉमिक हिटमैन अगर पढ़ें ना किताब, तो उस इकोनॉमिक हिटमैन के अंदर ये लिखा हुआ है उस बाकायदा जो उसके मुसन्निफ हैं कि उसमें कई मुल्कों को हम इस तरह से उनकी इकॉनमी तबाह करते हैं कि वहाँ पर अहम उहदों पे नाकारान लोगों को ला बैठा दिया जाता है जो अहल नहीं होते। तो एक उनकी ये पॉलिसी इकोनॉमिक हिटमैन के अंदर है ये कि अहम जगहों पे जो है वो उनके जो माशी फैसले कर रहे होते हैं और जो टैक्स के अंदर होते हैं, और ये तो हम वहाँ पर उनको लाते हैं, तो वो मतलब उनकी में अहलियत नहीं होती, तो विद पैसेज ऑफ टाइम वो जो है वो मईशतें उन मुल्कों की ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं और होती जाती हैं और फंदा बन जाता है। तो अब देखें हमने इस इशू से निकालना है अपने आप को, कैसे हम निकालते हैं। अच्छा, 2-4 बातें बड़ी अहम हो रही हैं। पहली बात तो ये है कि जो CIA चीफ विलियम बर्न्स फिर दोबारा मशरिक़ वस्ता में आ गए हैं, और उनके साथ ब्रेट मैकक भी हैं जो कि नुमाइंदा खुसूसी हैं वाइट हाउस के मशरिक़ वस्ता के लिए। मेरा ख्याल है दोहा हैं, या दोहा से वो किसी भी वक्त, ज़ाहिर CIA के अपने जहाज़ और उनकी परवाज़ें और फिर उसमें सीक्रेसी और सिक्योरिटी और ये सारे इश्यूज़, लेकिन वो मिडल ईस्ट में ये सारी शख्सियात, और वो यहाँ पर दोहा
इजिप्ट, बाकी अरब ममालिक, हो सकता है इसराइल फ्लाई करें, हो सकता है आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन ये उन फैसलों पे अमल दरामद करवाएंगे वो जो बाइडन जो है उन्होंने अपनी तकरीर में जो प्लान दिया है सीज़ फायर का। लेकिन इसी दौरान फिर मशरिकी गज़ा पे, क्योंकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन जितनी ताख़ीर हो रही है उतनी ही ज़्यादा इसराइल की जहरीत बढ़ गई है। तो फिर दोबारा आज 50-60 लोग सेंट्रल गज़ा में वो शहीद हुए हैं। तो ये, लेकिन अब ये यहाँ पे जो है वो उनकी आज ये कल में जो है वो इजिप्ट के अंदर भी उनकी सिक्योरिटी हुकाम से मुलाकात है, उसमें इसराइल के लोग भी होंगे, उसमें जो है वो अमेरिकन भी हैं, अमेरिकन तो खुद हैं, इसराइल के भी सिक्योरिटी के जो चीफ्स वगैरह आएंगे वहाँ पे, मीडिएटर्स, और साथ ही जो है वो, तो ये अब एक मिडल ईस्ट के अंदर एक बड़ा मामला हो रहा है। अच्छा, जो प्रेसिडेंट बाइडन है, प्रेसिडेंट बाइडन के ऊपर एक तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज एक बड़ा जो जाहिर है कि वाइट हाउस के लिए एक बड़ा एक आप समझ लें कि एक अजब सा उनके लिए मजमून है, वो मजमून छापा है उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। और वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो मजमून है उसका जो टाइटल अगर हम यहाँ दिखा सकें तो वो बहरहाल वो उस मजमून के अंदर जो उसका जो 17 स्लाइड है, बिहाइंड क्लोज डोर्स बाइडेन शो साइन ऑफ स्लिपिंग। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पे वही बात कर रहे हैं कि उनकी एज के ऊपर उन्होंने कहा है कि वो जो एज उनकी ज़्यादा हो गई है और वो उसके ऊपर जो है वो जब मीटिंग्स में जाते हैं तो सही तरह बात नहीं कर पाते, और कुछ मीटिंग्स में तो वो हाजरीन तक पहुँचते पहुँचते क्लोज डोर में टाइम लगता है। इसके ऊपर बड़ा शदीद रिएक्ट किया। अच्छा, 81 इनकी एज है, तो अगले हफ्ते सालगिरह है डोनाल्ड ट्रंप की, और डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे 78 के। तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 2-3 साल का फ़र्क है, लेकिन वो इनको जो है ना वो तंज करते हैं, और ये आगे से जाहिर है कि ये भी जवाब देते हैं। तो ये 81 के हैं, वो 78 के हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, 3 साल का फ़र्क है। तो ये बहरहाल वाइट हाउस ने इसके ऊपर रिएक्ट किया। अच्छा, प्रेसिडेंट बाइडन जो है, ये मैं वापस आता हूँ कि अभी ये पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पड़ोस में जो मामला हो रहे हैं इंडिया में और पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडन के वाले से मैं बताऊँ, प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो पहुँच गए हैं फ्रांस, और फ्रांस में पहुँच गए हैं नॉर्मंडी। और नॉर्मंडी वो जगह है जो साहिल है, जो कि जहाँ पर डी डे हुआ था। डी डे का मतलब है डे, यानी जो तारीखी दिन जहाँ पे, अच्छा, यानी अमेरिकन फ़ौजें, और उसके साथ सबसे ज़्यादा तादाद में तो अमेरिका था, और बाकी ब्रिटेन की फ़ौजें भी थीं, बाकी फ़ौजें भी थीं, और जो शुमाली फ्रांस है, नॉर्दर्न फ्रांस, वो तकरीबन निकल गया था, यानी वहाँ पे हिटलर साहब आके बैठ गए थे। और वहाँ पर जो है वो अब वो इनकी वहाँ पर भी मीटिंग्स हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी वहाँ पर भी मीटिंग्स हैं ज़ेलेंस्की के साथ, और फिर उसके बाद ये अगले हफ्ते जब जाएंगे, अगले हफ्ते जब ये जाएंगे इटली, तो G7 का इजलास हो रहा है वहाँ पर भी। किसी को आइडिया लेना हो ना ये डी डे का, यानी मैं एक इसलिए मशवरा किया, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये डी डे ये क्या है। किसी ने अगर वो स्टीवन स्पिलबर्ग की मूवी सेविंग प्राइवेट रायन देखी हो या देखनी हो तो हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि उसके जो टॉम हैंक्स की फिल्म है, उसके जो ओपनिंग सीन्स हैं वो डी डे है, वो नॉर्मंडी का साहिल है। जब टॉम हैंक्स जो है वो बाकी फौजियों के साथ जब वहाँ पे साहिलों पे उतर रहे हैं नॉर्मंडी के, और वहाँ पे सामने से गोलियाँ चल रही हैं, जर्मन्स उनको मार रहे हैं, तो वो है। बल्कि फिल्म स्टार्ट ही ऐसे होती है कि 6 जून 1944, उसके ओपनिंग ही ऐसे है, तो वो डी डे है, ठीक है। तो उससे अंदाज़ा होता है कि डी डे जो है ये जिस तरह से उसमें पिक्चराइज किया है उन्होंने, तो वो डी डे। अच्छा, अब ये डी डे जो है, इसमें जाहिर है कि इससे पूरी दूसरी जंग अजीम का एक फ्रंट खुल गया था। दूसरी जंग अजीम ख़त्म तो तब हुई थी ना जब जापान पे न्यूक्लियर गिरे थे, वरना तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी दूसरी जंग अजीम। लेकिन ये है कि यहाँ पर भारत जर्मन्स का एक मगरबी फ्रंट खुल गया था। इससे पहले सोवियत फ्रंट ही खुला हुआ था, ईस्टर्न, उसके बाद वेस्टर्न फ्रंट खुल गया था। तो ये जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट बाइडन पहुँच गए हैं, और वो फ्रांस में रहेंगे अगले 2-3 रोज़ तक। सरकारी दौरा उनका हो रहा है, और इस दौरान वहाँ पे वो अपनी स्पीच भी करेंगे, और उनकी स्पीच भी होगी। और इसी दौरान जो है वो ये 2000 के करीब जो है वो
20,000 जो है वो उनके वहाँ पे सिविलियंस की डेथ हुई थी फ्रांस में। इस ये जो क्योंकि जंग शुरू हो गई थी, झड़पें शुरू हो गई थी, और उसके बाद पॉइंट ड्यू हॉग रेंजर मोनूमेंट एक बना हुआ है, एक पहाड़ी है। अगर उस मूवी को भी किसी ने देखना हो या देखी हो किसी ने, तो उसमें भी वो जो एक जगह है जिस जगह ये लैंडिंग हो रही है ट्रूप्स की, तो वो एक जो क्लिफ हैंगर कहते हैं ना, एक पहाड़ है और उसका एक एज है पहाड़ी का, और ये आ रहे हैं लोग नीचे से और ऊपर है। तो वो जिस जगह पे वो पहुंचे थे ऊपर ट्रूप्स, वहाँ पे प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं उस जगह पे एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है। कुछ दूर वहाँ से कब्रिस्तान है। यहाँ पर जो लोग जिनकी डेथ हो गई थी, जिन अमेरिकन ट्रूप्स की, उनमें से कुछ वहीं पे हैं, उनकी कब्रें हैं। तो वो वहाँ पर स्पीच करेंगे। प्रेसिडेंट मैक्रोन उस शहर में करेंगे स्पीच जो सबसे पहले आज़ाद हुआ था। और इसमें जो इम्पोर्टेंट ज़ेलेंस्की पहुँचे होंगे, यानी ज़ेलेंस्की जो हैं वो यहाँ पर भी पहुँचे होंगे। और वो हालांकि ज़ेलेंस्की का ज़ाहिर यूक्रेन का तो मुझे नहीं पता दूसरी जंग अज़ीम में से क्या ताल्लुक है, लेकिन बहरहाल वो पहुँचे होंगे, इधर भी पहुँचे होंगे, G7 कॉन्फ्रेंस में पहुँचे होंगे। और वही है कि वो फ्रांस से ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बरह करम यूक्रेन में अपनी फ़ौज भेज दें, अपनी फ़ौज यूक्रेन में भेज दें। और रशिया ने कहा है कि अगर फ्रांस की फ़ौज आ गई तो ये हमें फ्रांस की फ़ौज को बराह रास्त हिट करेंगे। ये ज़हन में रहे कि सोवियत यूनियन, दूसरी जंग अज़ीम में सोवियत यूनियन, अमेरिका और ब्रिटेन एक साथ थे जी। और फ्रांस, ये इकट्ठे थे सारे। ये सर जंग तो दूसरी जंग अज़ीम के बाद शुरू हुई है, कोल्ड वॉर। तो ये इसमें शुरू, बल्कि कुछ अर्से तक तो सोवियत यूनियन को भी दरमियान में इनविटेशन आता था ये कि हमने इकट्ठे मिलकर जंग जीता। जो जर्मन अब बीच में, ज़ाहिर है जर्मनी जो है वो अब इस पूरी सेलिब्रेशन में जब ये हल्ला गुल्ला हो रहा होता है तो उसमें जर्मन दरमियान में, और वो जर्मनी के अंदर एक अजीब सा माहौल होता है जर्मनी के अंदर कि भाई ये हमारे खिलाफ जंग जीती गई थी और इधर पड़ोस में फ्रांस में जश्न हो रहा है और अमेरिकन प्रेसिडेंट आए हुए हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है, और से नाजी जर्मन को कोस रहे हैं और ये वो। उसके बाद बहरहाल जंग ख़त्म हुई थी, फिर मार्शल प्लान आया था और फिर जो भी एनीवे वो हिस्ट्री। तो ये अब D-Day का जो प्रोग्राम है ये 6 जून से कल से शुरू हो रहा है। जब ये शुरू हो रहा होगा तो इसी दौरान जो है वो इसमें फ्रांस एक और जगह पे दरमियान में आ रहा है। वो इस तरह से आ रहा है कि एक तो फ्रांस ये पूरी कोशिश कर रहा है कि ये जो शदीद तर हो गई है जंग हिजबुल्ला और इसराइल की, इसराइल और हिजबुल्ला की जंग शदीद तर हो गई है इस वक्त, शदीद तर। यानी जब से 7 अक्टूबर के बाद से अगर बहुत ज़्यादा जंग हो रही है इस वक्त, तो वो यानी पीक पे है इस वक्त हिजबुल्ला और इसराइल के साथ जंग। और नेतन्याहू ने कहा है कि हमारी काबीना इस बात पे गौर कर रही है कि ठीक है, गजा के साथ तो जो प्लान हमने रोकना है वो ऐसे ही, उनके अंदर तो स्ट्रेंथ ही नहीं है उनके अंदर हिजबुल्ला। वो कह रहे हैं कि हम हिजबुल्ला पे जंग भी कर सकते हैं। उधर हिजबुल्ला ने कहा है कि आप छेड़ें तो सही, आए तो सही। अब तो उन्होंने वहाँ से जो है वो रॉकेट वगैरह फायर किए, जंगलों में आग लग गई, वो आग बुझी 48 घंटे के बाद नेतन्याहू वहाँ गए, उन इलाकों में गए। तो अच्छा, मैं फ्रांस की बात, फ्रांस पूरी कोशिश कर रहा है कि ये किसी तरह सीज फायर हो इसराइल और इनके दरमियान, लेबनान के दरमियान, क्योंकि ये जो लेबनान का पूरा लिवांत का इलाका है यहाँ पे फ्रांस बहुत पॉपुलर है, फ्रेंच गवर्नमेंट बहुत पॉपुलर है, फ्रांस का बहुत असर है। और फ्रांस उस तरह का कोई ख़राब यहाँ से इमेज छोड़ के नहीं निकला जिस तरह से दूसरे मुल्क यहाँ से गए हैं जो कॉलोनीज हैं। तो लेकिन इसमें इशू ये है कि मैं फ्रांस की जो बात कर रहा था कि फ्रांस एक और हवाले से, क्योंकि फ्रांस ने कहा है कि हम भेज रहे हैं अपनी फ़ौज यूक्रेन में, तो उसके नतीजे में जो है वो एक मुल्क है जिसका नाम है बुर्किना फासो। अच्छा, बुर्किना फासो जो है ये है जनाब, ये वो मुल्क है जहाँ बगावत हुई थी और कामयाब हो गई थी। यानी कल तो वहाँ पे लेवरोव थे ना कॉन्गो में, कॉन्गो की बगावत तो नाकाम हो गई थी जो अमेरिकन पकड़ लिए थे। ये वो बगावत है जो कि कामयाब हो गई थी और जिसके नतीजे में फ्रेंच वहाँ से निकले। तो अब वो आज पहुँचे हुए जनाब बुर्किना फासो, और वहाँ पहुँचने के बाद जो 13, जो मैं CGTN को कोट कर रहा हूँ, चाइना के मीडिया को, 13 उन्होंने कहा है कि रशिया जो है वो मिलिट्री एड भी देगा फौरी तौर पे और साथ ही ट्रेनिंग भी देगा बुर्किना फासो को। तो फ्रांस को यहाँ से निकाल के
और वो रशिया वहां पहुंच, अब मेरा ख्याल है कि ये पहले तो गए थे ना, पहले तो ये गिनी गए थे, फिर उसके बाद ये गए थे जो है वो कॉन्गो, फिर आज बुर्किना फासो। अब मेरे ख्याल से ये चार्ट जाएंगे और एक यहाँ पे एक नया पूरा जो साहिल और सेंट्रल अफ्रीका, क्योंकि साहिल तो एक कोने से दूसरे कोने तक है ना, यानी मेडिटेरियन सी से इंडियन शुरू होके तो यहाँ तक जाता है अटलांटिक तक। तो इसमें ज़ाहिर है सेंट्रल एशिया के, सेंट्रल अफ्रीका के मुल्क भी हैं, वेस्ट अफ्रीका के मुल्क भी हैं और ईस्ट अफ्रीका के। तो अब ये बुर्किना फासो जो बीच में कू बेल्ट है वहाँ पे कूज हुई हैं, तो वो जनाब चार्ट भी शायद जाएं, वो बुर्किना फासो में आज हैं, कल वो जो हैं वो कॉन्गो में थे, परसों गिनी में थे, तो और मिलिट्री एड फौरी तौर पे। और यहाँ जो वो कहते हैं ना ग्राउंड पहले से तैयार करके, वो तो वैगनर ग्रुप ने की हुई है। तो ये जो है इलाका, ये अब वो फ्रांस का मामला, यहाँ पर फ्रेंच ये भी देख रहे हैं ना कि अभी हम निकले और ये रशियंस पहुंच गए यहाँ पे। तो ये एक जंग जो है ये बड़ी बहुत सारे महाजों पे, जो मैं कहता हूँ ना बहुत सारे महाजों पे, कहीं पे कोवर्ट, कहीं पे किसी और अंदाज में, कहीं बहुत से अंदाज में चल रही है। लेकिन जो लेबनान है वहाँ पर आज एक बड़ा परेशान कुन वाक़या पेश आया, जो बड़ा हैरान, मतलब परेशान कुन इसलिए है, उसकी फिर तरदीद भी हो गई बाद में। एक सीरियन नेशनल ने यूएस एम्बेसी के बाहर जो है वो उसने फायर किए। अच्छा, अब जो यूएस एम्बेसी है वो इसलिए उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है कि जब से ये 80 की दिहाई में वहाँ पे जब बहुत बड़ा अटैक हुआ था, बहुत बड़ी तादाद में मेरीन्स खुदकुश हमले में उनकी डेथ हुई थी, तो वो फिर बैरूत शहर से बाहर शिफ्ट हो गया था और बहुत उसकी सिक्योरिटी वगैरह, तो कुछ सीरियन नेशनल वहाँ के बाहर गोलियां वाली चली, फौज ने पकड़ लिया। वो कह रहे हैं कि जी इसके दूसरे और भी इसके कंपेनियंस थे सीरियन नेशनल के, लेकिन उसमें कोई हर्ट, पहले खबरें थी कि कोई एक सिक्योरिटी गार्ड हर्ट हुआ है, फिर ये कि हर्ट नहीं हुआ। तो ये एक वाकया जो है ये इस तरह से वहाँ मुजाहरे हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर। लेकिन मैं जो लेबनान और इसराइल का है ना इशू, वो एक और इशू, लेबनान और इसराइल के दरमियान बॉर्डर नहीं है, यानी इनके दरमियान जो सरहद है उसको कहते हैं ब्लू लाइन। जब यहां से विड्रॉ किया इसराइल ने, तो वो विड्रॉ करने के बाद, अच्छा ये मुख्तलिफ लाइन्स हैं, ग्रीन लाइन जैसे बैरूत, उसके साथ उसको नहीं मिलाना चाहिए, ग्रीन लाइन एक बैरूत में बनी हुई है, या बाकी यहाँ पे इस किस्म की काफ़ी लाइन्स आती हैं, तो इसको, लेकिन ये जो ब्लू लाइन है जो लेबनान और इसराइल की सरहद है उसको ब्लू लाइन कहते हैं। अच्छा, ये सीजफायर लाइन भी नहीं है, ये मतलब ये ब्लू लाइन है कि विड्रॉल जो हुआ था वो क्या इसराइल का पूरा हुआ था या नहीं हुआ था, तो ये कि 78 में जो बॉर्डर्स थे वो क्या वहां तक वापस गया इसराइल, नहीं गया। कई मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर तनाज़े है, शीबा फार्म समेत। तो उसके नतीजे में ये एक ऐसा बॉर्डर है, कई बॉर्डर्स की तरह दुनिया के, जहां पे तनाज़े है, यानी इसराइल लेबनान बॉर्डर सेटल नहीं है, उसको ब्लू लाइन का नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब सीज फायर भी नहीं कह सकते, उसको विड्रॉल कह दें या जो भी उसका नाम दें, लेकिन बहरहाल एक वो ऐसा बॉर्डर है जिसमें तनाज़े है, देखिए ना। तो वो कहते हैं कि जी ये इसराइल यहाँ दाखिल हुआ था, लेकिन वो जब विड्रॉ किया उसने, तो वो तमाम इलाकों से उसने विड्रॉ नहीं किया। अच्छा, ये जो लाइन है अगर इसको देखें नक्शे पे, तो ये फैलते फैलते सीरिया तक आती है, इसमें भी गोलान हाइट्स भी हैं इसमें, और तो यानी सिर्फ ये लेबनान, अगर आप मैप में देखें तो ये लेबनान इसराइल नहीं है, ये जो है ये थोड़ा सा टर्न हो गया, इसमें फिर वो इसराइल वाला इलाका भी आ जाता है, शीबा फार्म जैसे आपको कुछ इलाका वहाँ नज़र आ रहा है, कुछ यहाँ लेबनान इसराइल। तो ये ब्लू लाइन जो है ये एक तनाज़े है बिटवीन सीरिया, लेबनान और इसराइल, ठीक है ना, ये ब्लू लाइन इसको नाम दिया हुआ। तो अब जनाब यहाँ पे जो है वो पहुंचे हुए हैं अमेरिकन, और वो पूरी कोशिश हो रही है कि ये किसी तरह से सीज फायर हो, और खुद अब जाहिर है यहाँ से बार बार तो CIA चीफ नहीं जाएंगे, और वो खुद बैठे हैं आके, और जंग ये लेबनान इसराइल तक भी नहीं फैलनी चाहिए। तो उस बॉर्डर को भी ठंडा करना है, और साथ ही सीज फायर माहिदा, और इसमें जो है हमास के लोग भी पहुंच गए, इस्लामी जिहाद के लोग भी इजिप्ट पहुंच रहे हैं गालिबन। तो ये सारे लोग अब जमा हो रहे हैं आज और कल, और एक दो दिन में तो देखें वहाँ से क्या खबर आती है। अच्छा, उसके साथ ही जो पड़ोस है, अच्छा अब पड़ोस में जनाब नताइज सामने आ गए। कल उस पर एक इनिशियली मैंने कमेंट्स दिए थे, पाकिस्तान पे उसका अब क्या असर होगा। पाकिस्तान में जाहिर है कि अब देखना यह है कि क्या 8 तारीख को इस्तीफा दे दिया नरेंद्र मोदी साहब ने, 8 तारीख को दोबारा हलफ उठाएंगे। 8 उनका लकी नंबर है,
उनकी जो तारीख पैदाइश है वो 17 सितंबर है, 17। तो 8 जो है वो उनका लकी नंबर है। तो वो अक्सर जो अपनी तकारीब वगैरह हैं वो 8 तारीख को ही रखते हैं। उसका जो मुहूर्त वगैरह होता है वो 8 निकलता है, तो 8 को इसलिए वो हलफ उठा रहे हैं। हम जरा वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब ने कहा है कि पाकिस्तान में 84 इदारों की निजकारी ज़ेर गौर है। ये निजकारी से जो पाकिस्तान की मीशत पर क्या असर पड़ेगा? ज़ेर गौर है अभी तो मुझे नहीं पता कि कब ये इसकी निजकारी होगी और किस तरह से होगी कमिंग डेज में, क्योंकि सियासी इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम आएगा, एक ठहराव सा आएगा। अभी तो ये चल रहा है कि क्या होगा कैसे हो, क्या मतलब अभी तो लोग इसमें एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ठहराव आएगा तो फिर जाहिर है कि माशी तौर पे भी एक सुकून लोगों को महसूस होगा। इंडिया के इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं वो जो है वो जाहिर है उसके आफ्टर शॉक्स, इसी बहाने वज़ीर आज़म मोदी जो हैं उनको जाहिर है अभी तो इस्तीफ़ा दिया, 8 तारीख को दोबारा बनेंगे वो, लेकिन ये कि उनको अपने इत्तेहादी याद आ गए। मतलब इसके कई फ़वाइद जो है ना, अब खुद इंडिया के लिए, एक तो हमने कल बयान किया था कि जी कम से कम वो एक जो लोगों के अंदर एक बेहतर तौर पे लोगों ने जो है वो वोट डाला पाबंदियों के बावजूद, और हिंदुत्व का उन्होंने लोग, अगर ये ना होती पाबंदियाँ या कुछ कहा जाता है कि राहुल गांधी अपनी कैंपेन बेहतर करते या और कुछ इश्यूज होते, तो उसके नतीजे में जो है शायद ज़्यादा वोट पड़ते। लेकिन ये है कि बहरहाल पहली दफ़ा ये हुआ है कि अगर हम जो कल भी मैंने बात की थी, और इस स्लाइड को अगर हम देखें तो हमें अंदाज़ा होता है ये 2009 से लेके 2024 तक। हाँ, तो हमें क्लियरली अगर अंदाज़ा होता है कि क्या तब्दीली आई है भारत में, तो वो ये तब्दीली है कि एक तो 2024 में वो 293 पे या 240 पे अपने इत्तेहादियों के साथ हैं, 2019 में वो 303 पे थे, फिर ये जो कल मैंने इनिशियल अपनी थोड़ा सा तबसरा किया था कि उससे पहले वो 282 पे थे। तो अभी हतमी नताइज आए तो तकरीबन वही बात है कि 272 उनको चाहिए, तो वो 240 से अब वो जो है वो मतलब है कि ये पूरा अगर आप देखें बीजेपी 200 यानी अगर आप नीचे से 2014 से 10 साल हुए हैं ना इनको, 282 से 303, 303 से 240, तो ये इनका सेटबैक हुआ है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वो जो है 44 से कांग्रेस, 52 से 99, और बाकी अगर आप उनके इत्तेहादी देखें तो 131, 19, मतलब वो आपको एक बड़ा जो है वो कांग्रेस और उनके अलाइज, यानी इस स्लाइड को देख के आपको ये अंदाजा होता है कि एक बहुत बड़ी ऑपोजिशन सामने खड़ी है। ये बिल्कुल कोई देखें ना, एक तरफ ऑरेंज और जो थोड़ा सा येलोश है उसको देखें, और ग्रे और ब्लू को देखें, तो एक बड़ी मजबूत ऑपोजिशन सामने खड़ी है। तो एक तो ये कि लोकसभा के अंदर ये एक चैलेंज होगा, स्पीकर अब देखते हैं कि कौन बनते हैं वहाँ पे, और स्पीकर के लिए बड़ा चैलेंज होगा कि ये लोकसभा को चलाएं। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अब याद आई, क्योंकि अब से पहले कभी याद नहीं आई वो मोदी साहब को कि हमारे कोई इत्तेहादी भी वजूद रखते हैं, तो इनके जो हैं वो इत्तेहादी भी बड़े यकीनन खुश होंगे। और जो नीतीश कुमार हैं वो यकीनन अगर वो साथ शामिल होते हैं तो सुना है 3-4 वजारतें तो लेंगे, ज़रूर लेंगे, उनको लेनी भी चाहिए, वो लेंगे ज़रूर। और उसमें जो है वो जो टीडीपी है वो जो है वो शायद उनके जो वो सबसे पुराने इत्तेहादी हैं, वो शायद स्पीकरशिप ले लें, मांगें, और वजारतें भी, और कुछ कवानीन भी तब्दील करवाएं। और इसमें जो है वो, लेकिन यूपी जो है ना, उत्तर पर वो है असल जहाँ पे वो हार्टलैंड कहते हैं ना, जहाँ पर मैंने कल भी बात की थी कि फैज़ाबाद जो यहूदिया कह दिया, राम मंदिर, ये मुस्तरद हो गया। ये जो मंतरा था ना ये, और मैंने कल भी मुबारकबाद दी थी, मैं आज भी इस पे भारत के अवाम को मुबारकबाद दे रहा हूँ। और मुझे बेइंतहा खुशी है इस बात की कि एक जो इंतहा पसंदी का और जो पॉपुलिज्म का और इस किस्म का एक पूरी दुनिया में ट्रेंड चल रहा है, भारत के लोगों ने उसको भी तोड़ा है। कि भाई ऐसा है कि देखें इश्यूज, उन्होंने इश्यूज के ऊपर जो, और इस बात को रद्द किया। अभी आपका ख्याल से सारे वोट जो है मुसलमानों के पड़े? नहीं, बहुत बड़ी तादाद, अगर आप इनके देखें उसको जो वोट्स हैं, बहुत बड़ी तादाद में उसमें हिंदू हैं,
उसमें क्रिश्चियंस हैं, उसमें यानी ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के वोट पड़े होते, नहीं नहीं, मजमूई तौर पे भारत में ये एक लोगों ने, क्योंकि 2014 से 19 तक जो है वो मोदी साहब ज़रा थोड़े से दरमियान, लेकिन 2019 से जो 24 तक हुआ है उसको तो उठा के लोगों ने रद्दी के टोकरे में डाल दिया है। और वो क्या था, राम मंदिर, मतलब एक ड्रामेबाजी, वो जो पोस्टर बॉय इनका मैंने कल भी बताया, मतलब वैसे ही होता है ना, स्टंट्स करना के बड़े, पता है कि मतलब G20 समिट हो गई है तो एक जनाब दुनिया के सबसे बड़े अवतार, मतलब जो वो ड्रामेबाजी को वहाँ के लोग इतने सेंसिबल हैं इंडिया के कि उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरी जो बात है वो ये है कि देखें, शिवसेना भी गई तो गई, इनके इत्तेहादी जो इनके नजरियाती इत्तेहादी हैं वो भी 2019 में शायद अलग हो गए, उन्होंने कहा जाओ, बजरंग दल हट रही है, उन्होंने कहा जाओ, मतलब इनको किसी की जरूरत नहीं थी। तो एक तो एरोगेंस जो होती है ना, एरोगेंस पावर की, वो उसमें कमी आई। मैंने कहा ये हर एक के लिए अच्छा हुआ है, मतलब जहां ये अपोजिशन के लिए अच्छा हुआ है वहां ये खुद जो इत्तेहाद है, बीजेपी का अलायंस है, उनके लिए भी अच्छा हुआ है। और अब इसमें बीजेपी के अंदर तकसीम हो, ये हमेशा होता है कि जब आप दूसरों को बहुत ज़्यादा देना शुरू करते हैं अलायंसेस को, तो अंदर लोग नाराज़ होते हैं। लेकिन असल बात है वो इनके लिए भी अच्छा हुआ है। इनके लिए इसलिए अच्छा हुआ है कि वो आम शख्स की बात भी ज़रा सुनी जाएगी, जो इत्तेहादी हैं उनकी बात भी सुनी जाएगी, लोगों की भी सुनी जाएगी। एक देखा जाएगा भाई कौन से चीज़ को अवाम ने रद्द कर दिया उठा के, तो पता चला कि लोगों ने हिंदुत्व और ये कि आप इसको इन सालों में जो मनाजिर देखने में आए हैं ना, जिसमें आपने कहीं पे मारा जा रहा है, कहीं पे वो जनाब जुल्म किया जा रहा है, कहीं लोगों ने घेरा हुआ है, किसी खातून को मार रहे हैं पकड़ के, जिंदा जला दिया आदमी को, कोई किसी को, मतलब वो जो उसको लोगों ने वहाँ की रद्द की है। और बीच में फिर आप पूरी रियासती मशीनरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके आर्मी जी को 1 महीने की तोसी दे दी, पूरी रियासती मशीन, छापे पड़ रहे हैं। और दूसरे जो वहाँ पर जो मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है, देखिए जो कॉरपोरेट इंडिया है ना, कॉर्पोरेट इंडिया, वो उसको बड़ा, यानी वो तो उसको तो दुनिया के साथ चल रहा है ना कॉर्पोरेट इंडिया। कल तो अदानी ग्रुप की बात की थी ना, बाकी अंबानी ग्रुप ये वो सभी डूब गए, स्टॉक मार्केट ही क्रैश कर गई। ये कॉर्पोरेट इंडिया बड़ी ब्रांड्स हैं दुनिया में, बड़ी तिजारत है, बड़ी ब्रांड्स हैं, बड़े उनसे वाबस्ता लोग हैं और बड़े ज़बरदस्त हैं। जो लोग मिडिल ईस्ट में या यूरोप में या अमेरिका में इंडियंस के साथ, कुछ तो है कि वो नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी बहुत ज़बरदस्त आपको मिलेंगे लोग। अब ये कॉर्पोरेट इंडिया को भी घुसा दिया उसमें कि जी वो भी साथी, उधर बीजेपी हार रही है तो कॉर्पोरेट इंडिया भी साथ ही ठुस हो गया। मतलब है कि वो कैसे नथी हुआ है, ये मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है। भाई इलेक्शन के नताइज में अगर मोदी साहब, तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, मतलब इसका मतलब है वो सारे के सारा जो कॉर्पोरेट इंडिया का एक पूरा, देखिए बड़े ह्यूज मार्केट है। इससे एक सबक ये भी मिल रहा है कि जो कॉर्पोरेट इंडिया है या जो उनके जो बिजनेस ग्रुप्स हैं, वो अपने आप को इतना नथी ना करें कि जी हमने जो है वो इसी बंदे के ऊपर पैसा लगाना है। ये हमारे यहाँ भी होता है और मुल्कों में भी होता है, मगर ऐसे नहीं होता कि जी वो बाइडेन अगर हार गए या ट्रंप हार गए तो पता माइक्रोसॉफ्ट ही गिर गया या एप्पल गिर गया उनके नतीजे में, या कोई और बड़ी उनकी ब्रांड अमेरिका की गिर गई। ऐसे नहीं होता। मैंने कॉर्पोरेट इंडिया को इस तरह से पॉलिटिसाइज होते देख के बड़ी हैरत होती है आपको, क्योंकि कॉर्पोरेट जो है ना उसकी सोच हमेशा बड़ी लिबरल होती है। बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कभी आप अरब मुल्कों में होते हैं, कभी आप रशियंस के साथ, कभी इवन चाइना के साथ आप कर रहे होते हैं, अमेरिका में आप बड़े ओपन। आप अगर उसके साथ नथी करेंगे अपने आप को, तो ये वो जो कल हुआ, तो ये उनके लिए भी सबक है कि भाई आप जो हैं वो कम से कम मतलब इंडिया का एक बेहतर इमेज दुनिया में लेके जाएं। तो इसमें बहुत सारे सबक है। और दूसरा सबक ये है कि एग्जिट पोल और वो जो मीडिया के ऊपर लगाया हुआ था उन्होंने पैसा वैसा सारा, वो सारा का जो गोदी मीडिया या वो, मतलब मैं आपको बताऊं ये जो इन सालों में हुआ है ना, ये पहले नहीं हुआ। 2014 से 19 तक हमने भी देखा है उनको और पॉलिसीज उनकी, लेकिन इतनी इंतहा पसंदी है ना कि कभी आपने किसी फिल्म स्टार को जनाब कह दिया कि जी वो एजेंट है, और बहुत आसान हो गया वहाँ पे। एक ज़माने में हमारे यहाँ तो अब नहीं होता, अब हमारे यहाँ बहुत कम होता है। अब हमारे यहाँ जो लोग उसको बाय नहीं करते। इंडिया में भी नहीं, इंडिया में मुझे नहीं पता कि कौन लोग बाय करते हैं कि भाई जो मुखालफत करे वो पाकिस्तानी एजेंट है। और हमारे यहाँ एक ज़माने में होता था इंडियन एजेंट फलाने, मगर लोग नहीं बाय करते। तो ये फजूलियात वो खींच के लेकर आ गए। इसमें जो है पाकिस्तान को उन्होंने खूब लताड़ा होता, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
तो बात यह है कि जो इसका मेरा ख्याल है खित्ते के लिए, दुनिया के लिए, खुद जो बीजेपी और जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनके लिए भी अच्छा हुआ है कि उनको भी कम से कम एक दूसरे से एरोगेंस तो खत्म हुई ना, लोगों को पता तो चला कि, और दूसरी तगड़ी ऑपोजिशन बैठ गया कि, और तगड़ी ऑपोजिशन किसी भी माशरे में, और ख़ास तौर पे एक ऐसे माशरे में जो कि इंडिया हो जहाँ पर वो खौफ की फ़ज़ा बहुत ज़्यादा हो, तो एक तगड़ी ऑपोजिशन बैठना, उसका आके बैठना और उस पूरे मंदरा को भी रद्द कर देना कि जिसमें आप एक रियासत को हिंदुत्वा रियासत बना के आज की दुनिया में देखिए ना, इंडिया की ग्रोथ है, उनके लोग हैं बड़े ज़बरदस्त, वहाँ पे कल्चर है, मतलब आप उसको अचानक जो है वो तारीख मिटा रहे हैं, उसकी शहरों के नाम बदलेंगे, इमारतों के नाम बदल देंगे, तारीख नहीं लिखेंगे, मतलब यानी यहाँ तक आप अंदाज़ा लगाएं कि जो इंदिरा गांधी के को जिसने कत्ल किया उसके बेटे को वोट दे दिया इन्होंने, मतलब वो कहा कि जी आप टिकट ले लें, वो भी हार गया। यानी इस कदर जो है ना वो एक्सट्रीम, गांधी जी को गालियाँ, मतलब हम पाकिस्तान में बड़ी इज्जत से उनका उसके कातिल को हीरो बनाया हुआ है। तो ये सारा मंतरा जो है ना, सारा मंतरा, और मेरे लिए तो ये चीज़ अच्छी है, कम से कम ये बात अच्छी लगी मुझे, मैंने कल भी मुबारकबाद दी थी कि इंडिया के लोगों ने इसको बाय नहीं किया और इसको उन्होंने उठा के इस पूरे मंत्रा को जो है ना, और इसके नतीजे में अब ये होगा कि एक तो वहाँ पे सोसाइटी ओपन होगी उनकी, वहाँ पे ये बहस मुबाहिसा मज़ीद शुरू होगा, मज़ीद जो है वो यानी लोग कम से कम एक जो एक जमहूरियत की एक बात होती है बुनियादी के बहस करते हैं, मुबाहिसा करते हैं। भाई हर फिल्म जो है यानी अब तो थोड़ा सा ज़रा बेहतर ट्रेंड आ गया इन दिनों, पिछले चंद सालों में तो हर फिल्म ही पाकिस्तान उसमें जो आदमी होता था, जैसे एक ज़माने में वो हॉलीवुड के अंदर हर विलन रशिया का होता था, फिर वो एक ज़माना आया कि उसमें हर विलन जो मुसलमान बनना शुरू हो गया। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि चीनी का बातें उनकी मूवीज़ में वो प्रोपेगेंडा उस तरह की फिल्में बना रहे हैं, तो वो मतलब लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। और मेरा ये ख्याल है कि इसके नतीजे में एक बेहतरी आएगी उनके मुल्क में भी, ख़ित्ते में भी, और बाकी जगहों पर भी एक बेहतरी आएगी। और मोदी साहब भी ज़रा अपोजिशन की भी सुनेंगे आगे, वो एक होता है ना कि एरोगेंस मैं हूँ कोई नहीं है, उससे वो निकलेंगे फेस से। तो ये बड़ा एक खुश आइंद है उनके अपने माशरे के लिए। और मैंने कल भी मुबारकबाद दी, आज मुबारकबाद दे रहा हूँ, इंडिया के लोगों ने एक बड़ा अच्छा मुनासिब फैसला किया और उन्हें हिंदुत्वा की जो मंत्रा था कि जिसमें सिर्फ ये था कि जी मुसलमानों का नहीं, सिख अच्छा वहाँ पे बाहर मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। देखे ना ये जो पॉलिसीज़ हैं, कनाडा में मार दिया किसी को, उधर मार दिया, एरोगेंस हम तो करेंगे, घुस के मारे फलाना डिमाकना, वो अंदर घुस के वोटर्स ने कहा तुम्हारी ऐसे कि तैसे वो वोट में वोट उड़ा दिया। तो मतलब है कि ये उनके अपने माशरे के लिए अच्छा हुआ, अपनी सोसाइटी के लिए अच्छा, ओपन अप होगी उनकी सोसाइटी। और हम भी तवक्को करते हैं कि हमारे साथ भी ताल्लुकात बेहतर होंगे। हमारे साथ ताल्लुकात तो चले जैसे भी, अपने माशरे के लिए एक होता है ना कि दूर से देख के कहते हैं कि यार शुक्र है कोई कहीं तो दुनिया में ऐसा हुआ है ना कि जो एक इंतहा पसंदी का ट्रेंड दुनिया में नज़र आ रहा है आपको पॉपुलिज्म का, वो कहीं तो रुका आके। तो इंडिया में वो जो ट्रेंड, वर्ल्ड वाइड ट्रेंड था ना कि जी एक इंतहा पसंद, राइट विंगर जीत रहे हैं जगह जगह, यूरोप के अंदर आपको तहरीकें नज़र आ रही हैं, ये हो रहा है। तो नेतन्याहू जैसा आदमी बैठा है, तो वो अचानक उसको एक बहुत बड़ी उसको हथौड़ा पड़ा है और लोगों ने हिंदुत्व पॉलिसी को रद्द कर दी। तो मेरे लिए तो ये ग्लोबली इस ट्रेंड को इंडिया के लोगों की तरफ से जो तोड़ना है, वो मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त काम किया, बड़ा ज़बरदस्त काम किया। और इसके नतीजे में मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी मुल्कों में भी चाहे राइट विंगर्स और पॉपुलिज्म और इस तरह की ड्रामेबाजियाँ हो रही हैं, नफरत फैलाई जा रही है, वहाँ पर भी ये तहरीकें रुकेंगी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।